फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा में हमने ब्रोंकोडायलेटर्स की तीनों टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। अब ल्यूकोट्राइन्स में LTB4 होते हैं एंड सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन से LTC4, LTD4 एंड LTE4 ये होते हैं। अब सिस्टेनाइल और LTB4 इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि जो हमारे पास LTB4 होते हैं वो सर्व करते हैं एज ए कीमो अट्रैक्टेंट फॉर द न्यूट्रोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स, जबकि जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स इनको एक ग्रुप में क्यों रखा हुआ है? नंबर 1 कि ये जाके बाइंड करते हैं टू द सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से। ये तीनों जाके एक ही रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, इंक्रीज एंडोथेलियल परमेबिलिटी एंड प्रमोट म्यूकस सिक्रीशंस। तो इसलिए इन्हें सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स की कैटेगरी में साथ रखा हुआ है। मगर ये सब मीन्स चारों जो होते हैं ये हमारे पास लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। अब बात की जाए इनकी ड्रग्स की, तो हमारे पास होती है ज़ाइलूटोन जो कि हमारे पास 5 लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर होती है। अब फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास सारे जो हमारे पास LTB4 के अलावा जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन सबकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, कोई भी ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज नहीं होगा। जबकि ज़ैफरन्यूकास्ट एंड मॉन्टेल्यूकास्ट ये हमारे पास सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं फॉर द सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स 1 रिसेप्टर। मैंने क्या बताया था कि सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से जाके ये 3 बाइंड करते हैं, तो इनकी ये एंटागोनिस्ट है और क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं इन ल्यूकोट्राइन्स की एक्टिविटी को, जो कि क्या क्या कर रही थी? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा रही थी, एंडोथेलियल परमेबिलिटी बढ़ा रही थी और म्यूकस सिक्रीशन करवा रही थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स के जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो किस में रोल प्ले करते हैं? जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म होता है कि एक्सरसाइज की वजह से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंको मसल्स के स्पैज्म क्रिएट होता है उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और अस्थमा के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये ओरली एक्टिव होते हैं और प्रोटीन बाउंड होते हैं। जो ज़ैफरन्यूकास्ट होती है उसकी फूड अगर खाने के साथ दिया जाए तो वो इम्पेयर करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को। अब अगर बात की जाए इनकी एक्सक्रीशन की, जो ज़िल्यूटोन होता है वो हेपाटिक मेटाबोलाइज्ड होता है और एक्सक्रीट होता है इन यूरिन, जबकि ज़ैफरन्यूकास्ट एंड मॉन्टेल्यूकास्ट जो होता है वो बाइलरी एक्सक्रीशन मीन्स फीसिस में रिलीज होता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास हेडेक आ जाता है, डिस्पेप्सिया आ जाता है। और ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास ये साइटोक्रोम आइजो एंजाइम्स, कुछ स्पेसिफिक आइजो एंजाइम्स होते हैं जिनको ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें होता है साइटोक्रोम 1A2, C2A, C29 एंड 3A4। ये हमारे पास 5 ऐसे आइजो एंजाइम्स होते हैं जिनको ये इनहिबिट कर देते हैं। अब इनको इनहिबिट कर दिया मतलब जो ड्रग इनको जिन ड्रग्स को ये एंजाइम्स मेटाबोलाइज्ड कर रही थी वो क्या होंगे? ब्लड में बढ़ जाएंगे, ड्रग बढ़ जाएगी, ब्लड की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं एस्थमा को ट्रीट करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ऐसा कोई एस्थमा जो कि परसिस्टेंट है, जिसको इरेडिकेट नहीं किया जा रहा और बार बार हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेजर ही स्टेप उसी को इनहिबिट कर देता है, दैट इज़ फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देता है। फॉस्फोलिपिड एरिकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। अगर ये एसिड नहीं बनेगा तो उसकी वजह से कोई भी हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स वगैरह कुछ नहीं सिंथेसाइज होंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर है। अब एक्शन और लंग्स की बात की जाए, इनको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 कि यह हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है, जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड डेवलप होता है उसको डिक्रीज कर रहा होगा कि जो हमारे पास इओसिनोफिल्स और T सेल्स ये सब आते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहे होते हैं, इनकी इनहिबिशन करवाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास म्यूकोजल एडिमा जो सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हुई हैं उन्हें रिवर्स करवाएगा। वेसल्स की परमेबिलिटी को कम करवा देगा ताकि ये सारे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और ये हमारे पास सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो सकें। इनहिबिट करेगा ल्यूकोट्राइन के रिलीज़ को क्योंकि ये फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर है। नेक्स्ट ये कि एस्थमा होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो एयरवे के स्मूथ मसल्स होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टू द डिफरेंट इरिटेंट्स, एलर्जेंस। तो वो जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ना ये उसको भी डिक्रीज करवा देगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक इनहेलर फॉर्म होता है और एक सिस्टमिक फॉर्म होता है। दोनों के इंडिविजुअल नाम आपको याद होने चाहिए कि इनहेलर फॉर्म में कौन से देते हैं और सिस्टमिक फॉर्म में कौन से देते हैं। इनहेलर में होता है बैक्लोमेथाजोन, ये हमारे पास अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है।
जबकि जो सिस्टमिक होता है ये हम देते हैं आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में। ये भी हमारे पास एयरवे को इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ मिथाइल पैरानाइजोलोन। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो होता है स्टैटस एस्थमाटिकस, मतलब बहुत ज़्यादा जब सिवियर एस्थमा होगा तो उसमें हम सिस्टमिक देते हैं, अदरवाइज इन्हेलर बहुत इफेक्टिव होते हैं टू ट्रीट एस्थमा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ये हमारे पास ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करवा सकते हैं। इन्हेलर है ना, इन्हेल कर रहे हैं उसे, तो वो जब हमारे पास वो जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास ड्रग है, वो जब म्यूकोज़ा बकल म्यूकोज़ा के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो बेसिकली एक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कैंडिडियासिस हो सकता है। अब इसीलिए जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्हेलर्स दिए जाते हैं तो पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि वो जैसे ही यूज़ करेगा दीज इन्हेलर्स, तो उसके बाद ये फ़ौरन से अपने मुंह को अच्छी तरह वॉश करे, रिंस करे माउथ को, ताकि ये जो हमारे पास ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस का एडवर्स इफेक्ट है इसको रिड्यूस किया जा सके। सेकंड कि ये लेरेंजियल मेम्ब्रेन लेरेंजियल नर्व को स्टिमुलेट कर सकती है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। नेक्स्ट बात की जाए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो डैट आर क्रोमोलिन। क्रोमोलिन जो होता है ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास अस्थमा अटैक को मैनेज करता है। कैसे कि ये हमारे पास जो मास्ट सेल्स हैं उनकी डीग्रैन्युलेशन का मतलब क्या है, मास्ट सेल्स के ग्रेन्यूल से रिलीज होने वाले सब्सटेंसेस दैट इज हिस्टामिन, उसकी रिलीज को इनहिबिट करता है। हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा और इसकी वजह से हमारे पास एक्यूट एस्थमेटिक अटैक को कंट्रोल करने में ये रोल प्ले करेगा। और इसके अलावा ये नेबुलाइज सॉल्यूशंस में भी यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट हैं इसके कफ, इरिटेशन एंड अनप्लेजेंट टेस्ट। लास्ट है हमारे पास एंटी आईजीई एंटीबॉडी, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है ओमेलिजुमैब। ये हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि बाइंड करती है टू द आईजीई एंटीबॉडीज़। अब होता क्या है कि इसका इफेक्ट आईजीई एंटीबॉडी पर है, मगर इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ये हर आईजीई एंटीबॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? ये सिर्फ उन पे करता है जो कि अभी तक मास्ट सेल से बाइंड ना हुई हो। नो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इफ द आईजीई ऑलरेडी बाउंड टू द मास्ट सेल्स। अगर मास्ट सेल से बाइंड हुई हुई आईजीई एंटीबॉडी तो ये ड्रग दे भी दें तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर मास्ट सेल से बाइंड नहीं हुई हुई तो ये जाता है और क्या करता है, आईजीई एंटीबॉडी को मास्ट सेल से या बेसिफिल सेल से बाइंड ही नहीं होने देता। जब आईजीई बाइंड नहीं होगी तो वो मास्ट सेल को किस तरीके से स्टिमुलेट करेगी कि वो हिस्टामिन का रिलीज़ करवाए, ल्यूकोट्राइन का रिलीज़ करवाए। तो ये इस तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एंटी आईजीई एंटीबॉडी में नेक्स्ट है हमारे पास बेनवेलिज्यूमैब एंड मेपोलिज्यूमैब। ये हमारे पास इंटरल्यूकिन 5 एंटागोनिस्ट हैं। जो हमने पीछे ड्रग पढ़ी ओमेलिज्यूमैब, वो क्या कर रही थी, वो आईजीई को बाइंड होने से रोक रही थी, जबकि ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं, ये इंटरल्यूकिन 5 का एंटागोनिस्ट हैं। इंटरल्यूकिन 5 को रोक के नहीं क्या मिलता है, बेसिकली इंटरल्यूकिन 5 जो होता है ये हमारे पास एक ऐसा साइटोकाइन है जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है, एक्टिवेशन करवा रहा होता है, रिक्रूटमेंट करवा रहा होता है इओसिनोफिल्स की, ताकि वो कॉज कर सके इओसिनोफिलिक एस्थमा। तो ये सिवियर परसिस्टेंट एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है कि ये इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट नहीं होने देता, उनको रिक्रूट नहीं होने देता। नेक्स्ट ये आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और ये हमारे पास काफ़ी हाई कॉस्ट होती है, इसलिए इसको यूज़ भी नहीं किया जाता ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स जो एंटी आईजी एंटीबॉडीज़ के एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, क्योंकि ये आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से दिए जा रहे हैं, एथ्रैल्जिया, फीवर, रैश एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। अभी तक हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी ये सिर्फ हम एस्थमा में यूज़ नहीं करते, बल्कि सीओपीडी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं जैसे कि एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इन सब में भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। एक ड्रग जो कि सीओपीडी में फर्दर ऐड हो जाती है दैट इज़ रोफ्लुमिलास्ट। ये हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर होता है। इसका काम क्या होता है कि ये फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 को इनहिबिट करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करवा देगा और उसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। बेसिकली दिस इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। और इसको सीओपीडी में कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द सिवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड प्लेक सोरियासिस के लिए। इसके एडवर्स इफेक्ट में वेट लॉस, डायरिया एंड हेडेक आ जाता है। तो यहाँ तक हमने एस्थमा एंड सीओपीडी रिलेटेड ऑल डिजीजेस कंप्लीट कर लिए हैं।
अब टाइप्स ऑफ इनहेलर की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए मीटर डोज इनहेलर की, तो इसमें क्या होता है कि एक कैनिस्टर होता है हमारे पास, ये हमारे पास कैनिस्टर है, ठीक है। इस कैनिस्टर को सराउंड किया हुआ होता है या ये प्रेजेंट होता है इन अ प्लास्टिक होल्डर, ये प्लास्टिक होल्डर होता है जिसमें ये कैनिस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आगे माउथ पीस लगा हुआ होता है। माउथ पीस आप फिर इनहेलर मुंह में रखते हैं और ऊपर से कैनिस्टर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से कैनिस्टर में प्रेजेंट ड्रग जो होती है वो हमारे पास डिलीवर होती है टू द लंग्स। तो दिस इज मीटर डोज इनहेलर दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेशराइज्ड कैनिस्टर in a plastic holder with a mouthpiece and give a reliable dose of drug. नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई पाउडर इनहेलर। ये ड्राई पाउडर इनहेलर, इस ड्राई पाउडर इनहेलर से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास लूज़ फॉर्म ऑफ द ड्रग मिलती है। वो जो लूज़ फॉर्म और फ्री फ्लोइंग फॉर्म ऑफ द ड्रग जो होती है वो किस तरीके से बनती है कि स्प्रे ड्राइंग की जाए या माइक्रोनाइजेशन ऑफ द ब्लेंड की जाए, उसकी वजह से ड्रग को बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है और वो जो पाउडर फॉर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं टू द लंग्स। इसकी दो टाइप्स हैं, स्पिन इनहेलर एंड रोटाहेलर। थर्ड है हमारे पास स्पेसर। स्पेसर जो होता है एक वॉल्यूम चैम्बर होता है जो कि अटैच कर लिया जाता है इनहेलर के साथ। इसका काम क्या होता है कि ये ड्रग को मुंह में डिपॉजिट होने से रोकता है, क्योंकि क्या होता है कि आप मुंह से इनहेल कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी ड्रग होता है कि वो ओरल म्यूकोजा के साथ इन कांटेक्ट आ जाए, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग को डायरेक्ट टू द एयरवे पैसेज सप्लाई करने के लिए स्पेसर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इम्प्रूव करवाती है डिलीवरी ऑफ द इनहेल्ड ड्रग को और इसको हर पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। तो यहाँ तक हमने सारे इनहेलर्स एंड विद द ड्रग्स कंप्लीट कर लिया।